नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। संसद का सत्र आज से। उत्तराखंड मसले पर सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस। स्पीकर की सुचारू संचालन के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील। पश्चिम बंगाल में चौथे दौर में 49 सीटों पर वोटिंग शुरू। मतदान केंद्रों पर भारी भीड़, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 345 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। नकली तस्वीर मामले में घिरी ममता और डेरेक ओब्रायन। सीपीएम और बीजेपी ने दर्ज कराई शिकायत। टीएमसी ने मानी गलती। अदालतों में जजों की कमी पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जताई चिंता। कहा, न्यायपालिका पर नहीं डाले सारा बोझ। प्रधानमंत्री ने मिलजुल कर हल निकालने का दिया भरोसा। और भारत के पहलवान संदीप तोमर ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई। स्टटगार्ट ओपन जीतने से चूकी सानिया हिंगिस की जोड़ी। फाइनल में गार्सिया और म्लादेनोविच ने दी मात। और बात करेंगे आज से शुरू हो रहे संसद सत्र की, लेकिन उससे पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबर आपको बता दें, जहां से थोड़ी देर पहले मतदान शुरू हो चुका है। पश्चिम बंगाल में आज चौथे दौर के लिए वोटिंग हो रही है। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। इस दौर में कुल 49 सीटें हैं। इनमें हावड़ा और उत्तर 24 परगना जिले की सीटें शामिल हैं। हावड़ा की 16 और उत्तर 24 परगना जिले की 33 सीटों पर वोटिंग हो रही है। तीसरे दौर में हिंसा की कई वारदातों के मद्देनजर चौथे दौर के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय बलों की 672 कंपनियां तैनात की गई हैं। केंद्रीय बल के अलावा राज्य पुलिस के 22,000 जवान भी तैनात किए गए हैं। दोनों ही जिलों में शनिवार से ही धारा 144 लागू है। मतदान की प्रक्रिया शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। आंकड़ों की अगर बात करें तो इस दौर में कुल 1,08,16,942 वोटर हैं। इनमें से 55,74,190 पुरुष हैं और 52,24,395 महिला वोटर हैं। 18,245 सर्विस मतदाता हैं, जबकि 112 अन्य श्रेणी के मतदाता भी अपना वोट डाल सकते हैं। और इस दौर में कुल 345 उम्मीदवार की किस्मत का फैसला हो रहा है, जिनमें से 40 महिला उम्मीदवार हैं। इसमें तृणमूल कांग्रेस के 49, कांग्रेस के 12, सीपीएम के 24 और बीजेपी के 49 उम्मीदवार शामिल हैं। 18,245 और 15 उम्मीदवार हावड़ा उत्तर विधानसभा सीट पर हैं, जो कि सबसे ज्यादा है, जबकि सबसे कम 4 उम्मीदवार दमदम, हारुआ, बीना खान, बशीराहाट उत्तर और माध्यम ग्राम विधानसभा सीट पर किस्मत आजमा रहे हैं। तमाम और इंतजामों की बात करें तो इस दौर के मतदाताओं के लिए 12,481 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। आयोग ने 14,353 ईवीएम मशीनों की व्यवस्था की है। इस बार 680 मशीनों में वीवीपीएटी की सुविधा भी मतदाताओं को दी जा रही है। और अब बात संसद सत्र की, जो आज से शुरू हो रहा है। कांग्रेस जहां उत्तराखंड के मुद्दे को उठाने की तैयारी में है, वहीं सूखे का मुद्दा भी इस सत्र के दौरान उठाया जाएगा। सरकार ने कहा है कि वो सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सदन के सुचारू चलाने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की है। संसद के आगामी बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए रविवार को लोकसभा अध्यक्ष की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के नेता शामिल हुए। इस दौरान नेताओं ने सूखे और जल संकट समेत कई मुद्दों पर चर्चा की मांग की। सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ने सभी दलों से सहयोग की अपील की है। सूखा जो पूरे देश में है, इस पर कहीं ना कहीं इस पे चर्चा होनी चाहिए, ये सबकी डिमांड थी। और बाकी जो भी राष्ट्रपति शासन लगाया उसके लेकर के भी कुछ लोगों ने उठाया कि इस पर भी है। अब देखते हैं, क्योंकि वो अभी मामला कोर्ट में है।
कांग्रेस राज्यसभा में नोटिस देकर उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के मुद्दे को उठाने का ऐलान पहले ही कर चुकी है। राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने प्रश्नकाल स्थगित करके इस मुद्दे पर चर्चा का नोटिस दिया है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि कई दल उत्तराखंड के मसले पर कांग्रेस के साथ हैं और वो संसद में कार्य स्थगन प्रस्ताव भी देंगे। आज जो वहाँ पर इंटीरियम स्टे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से लिया, तो उस बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। ये मुद्दा उनके सामने हमने रखा और इस विषय पे बहुत से अपोजिशन के मेंबर्स सहमत हैं। सरकार ने सभी मुद्दों पर चर्चा की बात कही है। हालांकि उत्तराखंड पर सरकार का रुख साफ नहीं है। सरकार के मुताबिक मामला अभी सर्वोच्च न्यायालय में है, इसलिए इस पर चर्चा मुनासिब नहीं। जैसा कि मुझे अनुमान है कि ये मामला न्यायालय में लंबित है, इसलिए जो विषय न्यायालय में लंबित हो और इस पर उनका नियमन आना हो, इस पर चर्चा की गुंजाइश नहीं होती है। बजट सत्र का दूसरा चरण 23 मई तक चलेगा, जिसमें कामकाज के लिए करीब 90 घंटों का वक्त है। रेलवे की डिमांड फॉर ग्रांट और वित्त विधेयक के अलावा कई अहम सरकारी कामकाज इस सत्र में होना है। सरकार की कोशिश जीएसटी समेत कई अटके बिलों को पारित कराने की भी होगी। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में ऑड इवन का फॉर्मूला लागू है और आज से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में कई सांसदों को चिंता है कि वो संसद तक कैसे आएंगे जाएंगे। उन्होंने अपनी इस चिंता से लोकसभा स्पीकर को अवगत कराया है। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन की तरफ से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में ऑड इवन का मुद्दा भी उठा। स्पीकर की ओर से बुलाई गई बैठक में कुछ सांसदों ने ऑड इवन से होने वाली परेशानी का मुद्दा उठाया। सांसदों का कहना है कि इस नियम से सत्र के दौरान संसद आने जाने में दिक्कत हो सकती है। మేడం స్పీకర్ చెప్పాను, ఎందుకంటే పార్లమెంట్ మీద ఎప్పటికైనా కానీ అది దాన్ని రక్షించడానికి మేడం స్పీకర్ కి అథారిటీ ఉంటుంది. అదే విధంగా పార్లమెంటేరియన్స్ కు ఏ సమస్యలు ఉన్నా కానీ ఆమెనే చూడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. लोकसभा अध्यक्ष ने सांसदों को भरोसा दिलाया कि सचिवालय की तरफ से सांसदों की सहूलियत के लिए इंतजाम किए जाएंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि ऑड इवन के अनुसार हम लोगों को व्हीकल्स जो लोकसभा की हम ट्रांसपोर्ट उपलब्ध कराते हैं वो ज्यादा से ज्यादा ठीक तरीके से हम कैसे कर सके, इसकी हम कोशिश करेंगे। इस बीच दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि सांसदों को ऑड इवन से छूट मिलने की संभावना कम है। उन्होंने सांसदों से कारपूल करने की अपील की। गोपाल राय ने जानकारी दी कि सांसदों को संसद पहुंचाने के लिए सोमवार से सांसद स्पेशल डीटीसी बस सेवा चलेगी। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। सीपीएम नेता प्रकाश करात और गृह मंत्री राजनाथ सिंह की फोटोशॉप तस्वीर का मुद्दा आज संसद में उठ सकता है। इस बीच मामले को लेकर बीजेपी और सीपीएम ने टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने गलती स्वीकार करते हुए तस्वीर को वेबसाइट से हटा लिया है। सीपीएम और बीजेपी के बीच नजदीकी दिखाने के लिए नकली तस्वीर का इस्तेमाल टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को महंगा पड़ सकता है। तस्वीर फोटोशॉप की गई है, जिसमें गृह मंत्री राजनाथ सिंह सीपीएम नेता प्रकाश करात को लड्डू खिलाते दिख रहे हैं। बीजेपी ने कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी सांसद के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और इस मामले में तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। Morphing pictures of the current Prime Minister of the country, of the current Home Minister of the country, such an act has never happened before. We have complained to the police and those who were perpetrating this crime and those who instructed this should immediately be arrested. इधर सीपीएम ने आज से शुरू हो रहे संसद सत्र के दौरान इस मामले को उठाने की बात कही है। सीपीएम नेता प्रकाश करात ने भी इसे लेकर दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उनका राजनीतिक मकसद था ये दिखाने के लिए कि हमारे और भाजपा के नेताओं के बीच में दोस्ती है और सरासर जो झूठ है कि ऐसे कोई घटना तो हुई नहीं है। हम तो श्री राजनाथ सिंह से अभी तक कभी मिले भी नहीं है। इससे पहले टीएमसी की तरफ से बयान आया कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 वीडियो और 6 तस्वीरें दिखाई गई हैं। जैसे ही हमारी रिसर्च टीम को पता चला कि इनमें से एक तस्वीर फोटोशॉप की गई है, हमने उसे तुरंत हटा दिया। ब्रायन ने भी फेसबुक पर गलती स्वीकार कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने इशरत जहां के मामले में बीजेपी पर दुष्प्रचार करने का आरोप लगाते हुए इस मामले की जांच 6 महीने में पूरा करने की मांग की है।
रविवार को कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि इशरत और 3 अन्य एक मुठभेड़ में मारे गए थे और मजिस्ट्रेटी जांच में इस मुठभेड़ को फर्जी साबित किया गया था। इशरत जहां मामले में कांग्रेस और बीजेपी के बीच तकरार थमती नजर नहीं आ रही। रविवार को कांग्रेस ने कहा कि इशरत जहां के आतंकवादी होने या न होने का पता लगाना न्यायपालिका की जिम्मेदारी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ये मामला फर्जी मुठभेड़ का है और पिछले 3 महीने से बीजेपी गलत सूचनाएं देकर दुष्प्रचार कर रही है। अगले 6 महीने में जो भी आरोपी हैं उनको कटघरे में खड़ा करके जो भी सजा देनी है देनी चाहिए। अगर किसी ने कुछ नहीं किया उसका भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, और ये एक अजीब सी बात है, सातों के सातों आरोपी इशरत जहां के केस में आज बेल पे। इधर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस इस मामले में घिर चुकी है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को बचाने के लिए उसके नेता रोज नए नए बयान दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस पार्टी ने ये कहकर कि गांधी परिवार का कुछ लेना देना नहीं था चिदम्बरम से, गिल्ट एक्सेप्ट कर लिया है और जो फ्लिप फ्लॉप अब वो कर रहे हैं वो दिखाता है कि कांग्रेस में फ्रस्ट्रेशन है। कांग्रेस इस पूरे विषय को लेकर घिर चुकी है। इशरत जहां को 3 और लोगों के साथ 2004 में गुजरात पुलिस ने एक मुठभेड़ में मार दिया था। तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री और अमित शाह गृह मंत्री थे। हाल ही में मुंबई हमलों के आरोपी डेविड हेडली ने अदालत को बताया कि इशरत जहां लश्कर की आतंकी थी। तब से दोनों पार्टियां इस मामले में एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार पंचायत चुनाव के पहले दौर का मतदान रविवार को संपन्न हो गया। हिंसा की छिटपुट वारदातों के बीच 55% लोगों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। चुनाव अधिकारी के मुताबिक इस दौर में 38 जिलों के 60 प्रखंडों में 61,25,167 मतदाताओं ने वोटिंग की। इस बीच नवादा जिले में 2 प्रत्याशियों के बीच समर्थकों के बीच हुई झड़प के दौरान गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि समस्तीपुर में एक पोलिंग अधिकारी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। मतदान के दौरान गड़बड़ी के आरोप में 310 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। साथ ही 16 वाहनों और 10 लीटर शराब भी जब्त की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में न्यायाधीशों की कमी की समस्या को मिलजुल कर हल करने की बात कही है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर को इसके लिए कमेटी बनाकर इसमें आने वाली अड़चनों को दूर करने का प्रस्ताव भी दिया है। मौका था रविवार को दिल्ली में देश भर के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन का। न्यायालयों में लंबित होते मुकदमों की संख्या बताते बताते मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर खुद भी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि देश में मुकदमों की तादाद को देखते हुए प्रति 10 लाख जनसंख्या के लिए 50 जज बहाल किए जाने चाहिए, जबकि अभी सिर्फ 10 जज हैं। अमेरिका में यह अनुपात 107 है और इंग्लैंड में 50। इसमें भी सिर्फ भारत के उच्च न्यायालयों में 434 जजों के पद खाली पड़े हुए हैं। We want people to come and make in India. We want people to come and invest in India. But those whom we are inviting also are concerned about the ability of the judicial system in this country. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस बीच जो रिटायर जज हैं उनसे काम कराया जाना चाहिए। साथ ही वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना अलग से की जानी चाहिए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलजुल कर इस मसले को हल करने की पेशकश की। कोई संवैधानिक सीमाएं न कठिनाइयां पैदा करती हो तो कभी एकाध सरकार में से 2-4 प्रमुख लोग और आपकी टीम के भी सभी लोग बैठ कर के कमरे में इन समस्याओं के समाधान के कंधे से कंधा मिला करके कैसे रास्ते निकाले जाएं। 1.25 अरब की जनसंख्या वाले देश के सर्वोच्च न्यायालय में मात्र 31 जज हैं, जबकि यहाँ करीब 82,000 केस लंबित हैं। हाई कोर्टों में करीब 39 लाख केस सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं। जजों की संख्या बढ़ाने के लिए जहां सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार को पहल करनी होगी, वहीं हाई कोर्ट या दूसरी निचली अदालतों में बहाली के लिए राज्य सरकारों को व्यवस्था बनानी होगी। निश्चित तौर पर न्यायपालिका दबाव में है और जजों की संख्या काफ़ी कम है। ऐसे में आम नागरिकों को न्याय दिलवाना और समय पर न्याय दिलवाना काफ़ी मुश्किल काम है। लेकिन हैरत की बात यह है कि न तो राज्य सरकार और न ही केंद्र सरकार इस बात पर गंभीरता से विचार कर रही है। आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर उपस्थित थे, लेकिन उन्होंने भी कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इससे देश के संसाधन और समय की बचत होगी। रविवार को देश भर के राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस बारे में उनके सामने न सिर्फ सत्ताधारी दलों बल्कि कई विपक्षी दलों ने भी संविधान में ऐसा संशोधन करने की मांग की है। हालांकि अगर संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई तो उसे न्यायपालिका का भी सामना करना पड़ सकता है, इसलिए ऐसा करना आसान नहीं है। लेकिन बीजेपी के कई लोगों ने कई बार इस तरह की बातें उठाई हैं। ये चुनाव लोकसभा और विधानसभा के साथ साथ कैसे हो, हर प्रकार से, क्योंकि काफ़ी समय उसमें जा रहा है। कई चीज़ें निर्णय में 40-40, 50-50 दिन इसलिए रुक जाती हैं क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, और देश में कोई न कोई जगह होती है जहाँ कोड ऑफ कंडक्ट होता है। तो इन दिनों मुझे विपक्ष के सभी लीडर्स मिले थे, वो भी कह रहे थे कि साहब कुछ रास्ता निकालिए कि ये असेंबली के और पार्लियामेंट के चुनाव साथ साथ हो ताकि बाकी कुछ काम हो। तो है कुछ कठिनाइयाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के मौके पर झारखंड के जमशेदपुर में पंचायती राज सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने जनप्रतिनिधियों से अपने अपने क्षेत्र में विकास के लिए संकल्प लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार ग्राम उदय से भारत उदय के प्रति गंभीर है। सम्मेलन में करीब 3000 पंचायत प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मध्य प्रदेश में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्मस्थान महू में उनकी 125वीं जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल को इस अभियान की शुरुआत की गई थी। हर किसी के मन में, सभी जनप्रतिनिधियों के मन में यह संकल्प होना चाहिए कि मैं मेरे कार्यकाल में जिन लोगों का मैं प्रतिनिधि हूं उस क्षेत्र की भलाई में कुछ न कुछ उत्तम ऐसे काम करके जाऊंगा जो आने वाले दिनों में गांव को आगे जाने के लिए एक मजबूत नींव का काम करेंगे, एक सही दिशा का काम करेंगे, एक सही गति पर ले जाकर के मैं रखूंगा। ये संकल्प हर किसी का होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम जल संकट पर इसमें बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सूखे और जल संकट से निपटने के लिए सरकारें अपना काम कर रही हैं, लेकिन इसके लिए नागरिकों के प्रयासों की भी जरूरत है। उन्होंने फसलों की उत्पादकता बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि जल संचय के लिए सामूहिक प्रयास किया जाना चाहिए। सारा मजाक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रेडियो कार्यक्रम मन की बात की शुरुआत देश में भीषण गर्मी और सूखे के जिक्र से की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के साथ साथ आम नागरिकों को भी सूखे और गर्मी की समस्या से निपटने के लिए आगे आने की जरूरत है। इसके लिए उन्होंने निजी प्रयासों की भी सराहना की। सूखे को निपटने के लिए, पानी के संकट से राहत के लिए सरकारें अपना प्रयास करें वो तो है, लेकिन मैंने देखा है कि नागरिक भी बहुत ही अच्छे प्रयास करते हैं। कई गांवों में जागरूकता देखी जाती है, और पानी का मूल्य क्या है वो तो वही जानते हैं जिन्होंने पानी की तकलीफ झेली है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने गंगा सफाई का भी जिक्र किया और कहा कि सरकार ने गंगा में प्रदूषण को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार की तरफ से कई सारे प्रयास चल रहे हैं। गंगा तट पर जो राज्य हैं उन राज्यों का भी भरपूर सहयोग लेने का प्रयास हो रहा है। सामाजिक स्वैच्छिक संगठनों को भी जोड़ने का प्रयास हो रहा है। सरफेस क्लीनिंग और इंडस्ट्रियल प्रदूषण पर रोकने के लिए काफी कदम उठाए हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने 1 करोड़ लोगों के एलपीजी सब्सिडी छोड़ने के लिए शुक्रिया अदा किया। प्रधानमंत्री ने सिंहस्थ का जिक्र करते हुए कहा कि कुंभ मेला पर्यटन के आकर्षण का भी केंद्र बन सकता है। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री ने कई विषयों पर विचार साझा किए। ये मन की बात कार्यक्रम का 19वां संस्करण था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। शराब कारोबारी और किंगफिशर के मालिक विजय माल्या की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। विदेश मंत्रालय ने शराब कारोबारी और किंगफिशर के मालिक विजय माल्या का पासपोर्ट रद्द कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने रविवार को ट्वीट करके ये जानकारी दी। विकास स्वरूप के मुताबिक विजय माल्या से मिले जवाबों पर गौर करने के बाद मंत्रालय ने यह कदम उठाया है। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट एक्ट 1967 की धाराओं के तहत ये कार्रवाई की है। अब विदेश मंत्रालय माल्या को भारत लाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा। इसके लिए प्रवर्तन निदेशालय इंटरपोल से संपर्क कर सकता है। प्रवर्तन निदेशालय ने माल्या का पासपोर्ट रद्द करने की मांग की थी।
विजय माल्या पर बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय की सलाह पर विदेश मंत्रालय ने 15 अप्रैल को माल्या का पासपोर्ट निलंबित कर दिया था। After having considered the replies furnished by Shri Vijay Mallya to the show cause notice, the facts brought by the Enforcement Directorate and the non-bailable warrant under the Prevention of Money Laundering Act 2002 issued by Special Judge Mumbai, the Ministry of External Affairs has revoked the passport of Shri Vijay Mallya under sections 10(3)(c and 10(3)(h of the Passports Act 1967. और अब बात सूखे और जल संकट की। महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्य इन दिनों भीषण सूखे की चपेट में हैं। कई इलाकों में तो ये समस्या दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। इधर ताज नगरी आगरा में लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि लोगों को अब पानी भी खरीदना पड़ रहा है। कुएं में रस्सी के सहारे उतरती ये महिला ना तो किसी सर्कस में काम करती है और ना ही इस करतब के लिए इसे पैसे मिलते हैं। अगर इस कड़ी मेहनत के लिए इसे कुछ मिलता है तो वो है चंद पानी की बूंदें। ये तस्वीर है कर्नाटक के बेलगावी गांव की, जो ये बताने के लिए काफी है कि किस कदर ये इलाका सूखे की चपेट में है। ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀರು ಸಾಲಲ್ಲ ಅರ್ಧ ತಾಸಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಡ ತುಂಬುತ್ತೆ। ಹೀಗಾದ್ರೆ ನೀರಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ, ಬಿಸಿಕಾಲ ಬೇರೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಜನ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಲ್ಲ, ಹಗ್ಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತೆಳಗಿಳಿತಾರೆ। वहीं महाराष्ट्र के मराठवाड़ा समेत कई इलाके भी सूखे की चपेट में हैं। राज्य के कृषि मंत्री भी इस बात से इनकार नहीं करते। महाराष्ट्र में और विशेष रूप में मराठवाड़ा में पानी की बहुत किल्लत है। भारी सूखा यहाँ पर पड़ा हुआ है। पीने के पानी की भी बहुत सारी किल्लत यहाँ पर है, मराठवाड़ा में ज्यादा करके है। इधर ताज नगरी आगरा में हर रोज हजारों सैलानी ताजमहल देखने आते हैं, लेकिन इस शहर की एक दूसरी तस्वीर भी है। वो है पानी की तलाश में दर दर भटकते लोग। यमुना किनारे बसा ये शहर इन दिनों पानी की भारी कमी से जूझ रहा है। लोगों की आय की बड़ी रकम पानी खरीदने में ही खर्च हो जाती है। पता ही नहीं, यहाँ पे बिल्कुल 100-200 रुपए कमाते हैं, 40-50 रुपए का पानी भरवाते हैं। कई बार लोग आए कि पानी नल चालू हो जाएंगे, नल पानी बिल्कुल नहीं आता है। शहर के ज्यादातर नलकूप सूख चुके हैं। लोगों को पानी की तलाश में पसीने से पानी पानी होना पड़ रहा है। लोग टूटी पाइपलाइन से पानी जमा कर उसका इस्तेमाल करने पर मजबूर है। देश के 10 से ज्यादा राज्य इस समय सूखे की चपेट में हैं। ऐसे में अगर तुरंत राहत कदम नहीं उठाए जाते तो संकट और गहरा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश के ज्यादातर इलाकों में पारे का चढ़ना जारी है। रविवार को पूर्वी राज्य ओडिशा का तितलागढ़ सबसे गर्म इलाका रहा, जहां का तापमान 48.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तितलागढ़ में कई दिनों से तेज लू चल रही है और अप्रैल महीने के लिए पिछले 17 साल में उच्चतम तापमान दर्ज किया गया। राज्य में भीषण गर्मी से मरने वाले लोगों की तादाद 79 से बढ़कर 88 हो गई है। हालांकि ओडिशा सरकार ने लू से सिर्फ 4 लोगों के मरने की पुष्टि की है। झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में भी तेज लू चल रही है। जमशेदपुर में तापमान बढ़कर 45.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, लेकिन दिल्ली में अधिकतम तापमान 37.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री कम है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में अधिकतम 43.8 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। तो दक्षिण भारत में चेन्नई, हैदराबाद और कई अन्य शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। हरियाणा के हिसार में तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस और चंडीगढ़ में तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस रहा। कुछ और खबरें। असम के 4 जिले लखीमपुर, जोरहाट, शिवसागर और चराईदेव बाढ़ की चपेट में हैं। इन इलाकों के करीब 50,000 लोगों पर बाढ़ का असर पड़ा है। फसलों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार के मुताबिक अभी तक 1000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में फसलों को नुकसान पहुंचा है, जबकि इन इलाकों की खतरे के निशान से ऊपर नदियां बह रही हैं।
सेना, एनडीआरएफ और प्रदेश आपदा मोचन बल की टीमों को राहत और बचाव के लिए चराईदेव जिले में तैनात किया गया है। दूसरी तरफ मणिपुर में भारी बारिश से बड़ी संख्या में मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। निचले गांव में बाढ़ का पानी भर गया है। विष्णुपुर जिले में 300 एकड़ से ज्यादा धान के खेत बाढ़ की चपेट में हैं। भूस्खलन के कारण असम से इम्फाल को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 37 बंद कर दिया गया है। कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। इराक में कुर्द पेशमेरगा और शिया मिलिशिया के बीच हुई गोलीबारी में 10 लोग मारे गए हैं। मरने वालों की तादाद बढ़ने की आशंका है। उत्तरी इराक के तूज खुरमुत इलाके में शनिवार देर रात शुरू हुई झड़पों के बाद राजधानी बगदाद का किरकुक के साथ संपर्क कट गया है। इस इलाके में इस्लामिक स्टेट के आतंकियों का असर माना जाता है। इस्लामिक स्टेट के खिलाफ इराक के शिया मिलिशिया सरकारी सेनाओं के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। इधर कुर्द प्रभाव वाले इलाकों में अमेरिका के सहयोग से कुर्द पेशमेरगा लड़ाकों ने कई इलाके इस्लामिक स्टेट से छीन लिए थे। अब इन पर कब्जे को लेकर दोनों पक्षों में विवाद है। और अब खेल की दुनिया की खबरें। पहलवान संदीप तोमर को भी रियो ओलंपिक का टिकट मिल गया है। संदीप तोमर ने मंगोलिया के उलन बटोर में विश्व क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में 57 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया। इसके साथ ही उन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। संदीप तोमर चौथे पहलवान हैं जिन्होंने रियो ओलंपिक का टिकट हासिल किया है। इससे पहले लंदन ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता योगेश्वर दत्त, नरसिंह पंचाम यादव और हरदीप सिंह ने रियो दी जेनेरियो में 5 से 21 अगस्त तक होने वाले ओलंपिक खेलों में जगह बनाई है। वहीं टॉप सीड भारत की सानिया मिर्जा और स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस की जोड़ी पोर्श टेनिस ग्रां प्री टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में हार गई। जर्मनी के स्टटगार्ट में खेले गए फाइनल में सानिया और हिंगिस की जोड़ी को फ्रांस की कैरोलिन गार्सिया और क्रिस्टीना म्लेदानोविच की जोड़ी ने 2-6, 6-1, 10-6 से हरा दिया। सानिया और हिंगिस की जोड़ी ने पहला सेट आसानी से जीत लिया था, लेकिन इसके बाद फ्रांसीसी खिलाड़ियों की जोड़ी ने वापसी करते हुए दूसरा सेट जीता। तीसरा सेट टाई ब्रेकर तक गया, जिसमें सानिया और हिंगिस की जोड़ी संघर्ष के बाद हार गई। और आखिर में हेडलाइंस। संसद का सत्र आज से। उत्तराखंड मसले पर सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस। स्पीकर के सुचारू संचालन के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील। पश्चिम बंगाल में चौथे दौर में 49 सीटों पर वोटिंग शुरू। मतदान केंद्रों पर भारी भीड़। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 345 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। नकली तस्वीर मामले में घिरे ममता और डेरेक ओब्रायन। सीपीएम और बीजेपी ने दर्ज कराई शिकायत। टीएमसी ने मानी गलती। अदालतों में जजों की कमी पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जताई चिंता। कहा न्यायपालिका पर नहीं डाले सारा बोझ। प्रधानमंत्री ने मिलजुल कर हल निकालने का दिया भरोसा। भारत के पहलवान संदीप तोमर ने ओलंपिक के लिए किया क्वालिफाई। स्टटगार्ट ओपन जीतने से चूकी सानिया हिंगिस की जोड़ी। फाइनल में गार्सिया और म्लेदानोविच ने दी मात। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए मीडिया मंथन। नमस्कार।